नमस्कार और मैं हूं चेतन भगत। और क्या आप इस कैंपस को पहचानते हैं? आपको मालूम है ये कैंपस उस कॉलेज का है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही नहीं बल्कि देश का वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस है। जी हां, हम हैं मिरांडा हाउस में जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। तो आप बोलेंगे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं एबीपी न्यूज के साथ आपके लिए एक बहुत ही मजेदार शो लेके आया हूँ इस मजेदार चुनावी सीजन में, जिस शो का नाम है वोट भविष्य का। भविष्य बोले तो यूथ ऑफ इंडिया, वो हमारे देश का भविष्य है, फ्यूचर है, और भविष्य यहाँ पे पड़ता है। ये देखिए, ये है यहाँ के स्टूडेंट्स मिरांडा हाउस के, जो इंडिया का यूथ है, इंडिया का भविष्य है। आप सब मिरांडा हाउस के स्टूडेंट्स हैं। आप तो बहुत अच्छी पढ़ाई में होंगे, इतने टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ, राइट? तो आज हम आए हैं आपसे जानने के लिए कि जो भविष्य है हमारे देश का, वो कैसे वोट देता है, कैसे समझता है इस पूरे इलेक्शन को, इस डेमोक्रेसी सीजन को। इसकी हम डिस्कशन करेंगे ऑडिटोरियम में। तो मैं चाहूंगा कि आप वहां चले, ठीक है? अरे यार, यहाँ हमारे पूरा लोकतंत्र की डिस्कशन हो रही है और आपको सेल्फी लेने की पड़ी है। चलिए एक सेल्फी लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। कौन लेगा? मैं लेता हूँ। किसके हाथ लंबे हैं? कानून के, और उसके बाद हमारे, ठीक है? और ये हमारी सेल्फी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वोट भविष्य का, वोट एक्चुअली अभी हो रहा है, भविष्य यहाँ पे मतलब है फ्यूचर ऑफ इंडिया, और भविष्य इस कमरे में बैठा है। ऑल यू स्टूडेंट्स, एक इंडिया के टॉप कॉलेज मिरांडा हाउस में हम हैं, और आप लोग इस देश का भविष्य हो। इसलिए सब लोग ये जानना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि आप लोग कैसे सोच रहे हो। हम लोगों ने तो सोच लिया अपने टाइम में, अब आप लोग जैसा सोचोगे देश वैसा जाएगा। सो उसके लिए हम यहाँ आए हैं, और हमारे पास एक बहुत ही कमाल का पैनल है। पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी को। हाय सर। इनके साथ हैं इनके बेस्ट फ्रेंड आलोक शर्मा जी कांग्रेस से, और हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स भी हैं, श्रीमान विजय त्रिवेदी जी जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे पास हैं प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी जो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ हैं बहुत ही ब्राइट इंडिया के बच्चे। तो वी हैव सम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम देयर। और आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की। ओपनिंग के लिए, सिर्फ ओपनिंग के लिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं जो हैं, ये ओपिनियन पोल नहीं है, कि जो इस वक्त सरकार की पोजीशन है, मोदी सरकार संसद और राजनीति में महिलाओं का, ये डेटा मेरे सामने टीम ने दिया है कि कितनी परसेंटेज पोजीशंस विमेन के पास है, कितनी परसेंटेज जो पोजीशंस हैं वो महिलाओं के पास है। तो कैबिनेट में 7%, संसद में 13%, लोकसभा में 15%, राज्यसभा में 16%, और लोकल बॉडीज़ में 44% यानी 44%। यानी अगर आप कैबिनेट लेवल पे देखें, अगर देश में कैबिनेट के 100 मंत्री हैं तो उसमें से 7 महिलाएं हैं, और अगर लोकल बॉडीज़ में जाए तो वो 44% तक हो जाता है। पॉपुलेशन वाइज तो विमेन 50-50 ही होता है, मैन एंड विमेन का। तो जब भी ये आंकड़े 50 से दूर होते हैं तो एक सवाल उठता है कि ये ऐसा क्यों है, क्या ये सही है, क्या इसको इम्प्रूव करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द बीजेपी पर्सन बिकॉज दे आर इन गवर्नमेंट राइट नाउ। सुधांशु जी, आपको क्या लगता है इन नंबर्स को देख के, इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर क्या करना था माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो इसको सोचना है। तो आप देखिए 15 अगस्त 2014 को जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से अपना पहला भाषण दिया था, तो 2 ऐसे मुद्दे उठाए थे जो राजनीतिक पंडितों ने कहा इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, नॉन पॉलिटिकल मुद्दे। एक स्वच्छ भारत अभियान और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अगर गौर से देखें तो ये दोनों ही मुद्दे महिलाओं के सम्मान से जुड़े हुए थे। आज इस समय भारत में मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या पूरे इतिहास में सबसे अधिक है। और आपने कैबिनेट कहा तो मैं बताना चाहता हूँ, कैबिनेट की सबसे पावरफुल कमेटी कौन सी होती है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, जो तय करती है कि अगर युद्ध की स्थिति आई तो देश में युद्ध कब होगा, इवन एटम बम का यूज कब होना वो भी कब यूज होता है। उसमें प्राइम मिनिस्टर के अलावा 4 ही लोग होते हैं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। मोदी सरकार में पहली बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज में कोई महिला शामिल हुई जब सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री बनी। सर क्या तैयारी करके आए हैं वो आलोक शर्मा जी? वो तो कह रहे हैं बहुत कुछ हो गया, अभी सब कुछ हो ही गया। बहुत कुछ हो गया, लेकिन अपने दल की नेता आज तक 1925 के आसपास से आज तक किसी एक महिला को बीजेपी की अध्यक्ष नहीं बना पाए ये लोग। इस देश ने महिला प्रधानमंत्री को भी देखा, राष्ट्रपति को भी देखा, लोकसभा अध्यक्ष को भी देखा,
तमाम बड़े बड़े पदों पर महिलाएं पहले भी मोदी जी के आने से पहले सुशोभित हुई हैं, ये सच है। लेकिन इस बार क्या देखा 10 साल में, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। और फिर कुलदीप सेंगर देखा, चिन्मय आनंद देखा, फिर पहलवान बेटियां देखी हमने, और अभी रिसेंटली प्रज्वला रवन्ना देखा हमने कि 3000 केसेस, और मोदी जी उसके लिए वोट मांग रहे थे। बीजेपी के तमाम नेताओं को पता था कि क्या हुआ है। हम महिलाओं को अधिकार देने की बात करते हैं और मोदी जी और उनके तमाम लोग नारा तो बेटी बचाने का करते हैं, लेकिन हाथरस की बेटी को बचा नहीं पाते। आलोक जी, आपकी बात आपने रखी, थैंक यू, क्योंकि हम आज लोग बच्चों को सुनने आए हैं और ये तो ऐसा कॉलेज है जहाँ 100% विमेन है। तो और हम 2 एंकर हैं, एक 50% मैन और 50% वुमेन है। शिरिन वहाँ पे हैं। शिरिन, आई वांट कि आप इनसे भी पूछे, इनको क्या लगता है, डू दे फील कि चलिए कैबिनेट छोड़ दीजिए, लोकसभा 15%, राज्यसभा 16%, राइट, विमेन, इज इट एन इम्प्रूवमेंट? 2 तरीके से देखने के, कि पहले से बेहतर है या फिर लगता है नहीं अभी भी 50% से तो बहुत कम है। बिल्कुल सही आपने कहा चेतन। और देखिए, जैसा कि आपने भी शुरुआत में कहा कि हम उस कॉलेज में इस वक्त खड़े हैं जहां से देश का भविष्य निकलता रहा है, और आज हमारे साथ ये आधी आबादी है, हमारे देश की शक्ति है, और ये आज हमें बताएंगे कि आखिर इनके मन की बात क्या है। महिलाओं को लेकर देखिए, वोट बैंक की राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन सवाल पूछूं उससे पहले मैं आपसे शुरुआत करूं और आप मुझे बताइएगा कि, खड़े हो जाइए प्लीज, आप लीजिए। मैम आस्था भसीन फ्रॉम बरेली, उत्तर प्रदेश। बरेली से आप हैं, राजनीतिक बहुत दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है। ये बताइए, वाकई महिलाएं जो हैं उनकी भागीदारी बढ़ी है? आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं? यस मैम, मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट हुआ है। आगे कोई और इस बारे में बात करना चाहे? आप बताइए। आप? मेरा नाम माया है, मैं राजस्थान से हूँ। क्या लगता है आपको कि महिलाओं को लेकर सिर्फ राजनीति होती है या वाकई उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी बढ़ी? भागीदारी बढ़ी है। कोई और आगे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ प्लीज उठिए। मैं पटना बिहार से हूँ। बेशक वो 15% महिलाएं बैठी हैं लोकसभा में, पर सवाल ये भी है कि वो 15% भी किस बैकग्राउंड से आती है। मोस्टली पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती है। मैं बिहार से हूँ, एनडीए ने 2 महिलाओं को टिकट दिया है, दोनों पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। तो ये भी देखना है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या मासेस में से उठ के जा रही है लोकसभा या नहीं जा रही है। शुक्रिया। आपको लगता है? ये सवाल उन्होंने बहुत अच्छा किया। हमारे यहाँ जितनी भी महिला नेता आई हैं वो सब फर्स्ट जनरेशन हैं, यानी वो अपनी क्षमता पर उभर के आई हैं। सुषमा स्वराज जी हों, निर्मला सीतारमण जी हों, स्मृति ईरानी हों, उनमें से कोई किसी की बहू, बेटी, पत्नी और इस बेस के ऊपर चुन के नहीं आई। ठीक है, लेकिन सर अब क्योंकि ये बात आई गई है, अगर आपको 50% से पहुंचना है, पहले तो उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा, पहले तो उन्हें टिकट मिलेगी तो कोई चांस है पार्लियामेंट में जाने का। तो लेट्स लुक एट द डेटा अगेन। ये भी डेटा है, किसी का कोई ओपिनियन नहीं है इसमें। 2014 में कितने मेजर पार्टीज़ ने कितनी विमेन को टिकट्स दिए, उसमें से कितनी जीती? तो बीजेपी ने 38 विमेन को टिकट्स दिए थे 2014 में, उनमें से 30 जीत गए थे। सो दैट मीन्स कि विमेन वन अराउंड 79% ऑफ द सीट्स। उसी इलेक्शन में 2014 की बात हो रही है, तो कांग्रेस ने 60 विमेन को टिकट्स दिए थे, उनमें से लेकिन 4 ही जीती थी, तो 6.6% विन रेट था। 2019 में सेम डेटा देखें तो विमेन ने बीजेपी ने 55 विमेन को टिकट्स दिए थे इंस्टेड ऑफ 38, उसमें से 41 जीती थी, जो कि 75% रेट था। और कांग्रेस ने 54 को दिए थे, उसमें से 6 जीती थी, जिसमें से विच इज़ लाइक 11% विन रेट। तो ये तो सर आपका टिकट एलोकेशन है। ये do you think this has to improve? Do you think it is good? BJP went from 38 to 55, वो है, I don't know the 24 का डेटा अभी, क्योंकि अभी चल रहे हैं इलेक्शन। आप पहले बोलना चाहेंगे सर? देखिए, मुझे लगता है गठबंधन की सरकारें हैं, एनडीए में क्योंकि ज़्यादा बड़ा घटक दल बीजेपी रहा तो स्वाभाविक है कि उसके हिस्से में ज़्यादा सीटें थी, लेकिन उसके बावजूद हमने 38 की जगह 60 सीटें महिलाओं को दी। उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव हमने 40% महिलाओं को टिकट दिया, पूरा नारा दिया गया, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन उसके बाद विनेबिलिटी कम रही, लेकिन हमें कोई पश्चाताप नहीं। और आज 44% अगर लोकल बॉडीज़ में महिलाएं हैं, महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का रिप्रेजेंटेशन है, तो वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत में जो भागीदारी है महिलाओं की, वो बढ़ाई गई। मैं समझता हूं कि ये संख्या और बढ़नी चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें एजुकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है, हेल्थ सबसे बड़ा फैक्टर है,
क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे बड़ा फैक्टर है। क्या देश के गृह मंत्री ने, आप घर जाकर गूगल कीजिएगा कि दिल्ली की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए कभी एक सेंटेंस बोला हो? ये वही भाजपा थी जो कहती थी निर्भया केस में कि दिल्ली रेप कैपिटल बन गई। आज मैं पूछना चाहता हूं कि निर्भया फंड का इस्तेमाल क्या एडवर्टीजमेंट के लिए हो रहा है? हमने तो निर्भया का इलाज भी कहां कराया? सिंगापुर में। लेकिन हाथरस की बेटी को मिट्टी का तेल और डीजल डालकर जला दिया गया रात को 2 बजे। तो जो लोग आज कहते हैं कि हम बेटियों की रक्षा करने के लिए आते हैं, मैं यही कहूंगा कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। बीजेपी भी क्या जाने महिलाओं का सम्मान। ठीक है सुधांशु जी, ये बात हम टिकट्स की कर रहे थे और बहुत कुछ मिक्स हो रहा है। थिंग इज की बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट, फ्रॉम फीमेल फिटिसाइड टू सेफ्टी ऑफ विमेन टू रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। बात का मैं सीक्वेंस से जवाब दे देता हूं। इन्होंने पहले कहा कि 2022 के यूपी के चुनाव में प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% सीटें दी। अब सुनिए, यूपी के साथ साथ उत्तराखंड का भी चुनाव हो रहा था, पंजाब का भी चुनाव हो रहा था, गोवा का भी चुनाव हो रहा था। जहां कांग्रेस वाकई में लड़ रही थी वहां नहीं कहा 40% देंगे। यूपी जहां फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, वहां का खाली थाली दे देंगे, जहां 2 सीटें जीत के आए। अरे मैं ईमानदारी से मानता, आप कहती पंजाब में भी देंगे, उत्तराखंड में भी देंगे, वहां पे नहीं। और देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ, राहुल गांधी जी तो आ गए रायबरेली से और प्रियंका गांधी जी को मना कर दिया गया कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगी। यानी हकीकत ये हो गई कि मैं लड़की हूं इसलिए नहीं लड़ सकती हूं और वो लड़का है इसलिए लड़ सकता है। ठीक है, अब दूसरी मैं yes, बता दूं जो इन्होंने कहने का प्रयास किया, तो मैं इतना बताना चाहता हूं कि संवेदनशीलता किसके अंदर होती है, तो इतना मैं बताना चाहता हूं, क्राइम होने के बाद उस पर कार्रवाई और उस पर प्रतिक्रिया, ये उस व्यक्ति के साथ खड़े जिसने उत्तर प्रदेश में कहा था समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह ने कि लड़कों से गलती हो जाया करती है, जब रेप के बाद बच्चियों ने आत्महत्या कर ली थी। इनका राजस्थान में वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर शांति धारीवाल ने खड़े होकर हंसते हुए कहा था, जब कहा गया एनसीआरबी के डेटा में राजस्थान में रेप में सबसे आगे, तो कहते रेप इसलिए ज्यादा हो रहे हैं कि मर्दों वाला प्रदेश है। आलोक सर नहीं, छोटा सा उत्तर दे देता आप हूं बड़ा इनके उत्तर बिंदुओं देना का। सर, 1 मिनट रुको, बारी है। हम देखिए सर, मैंने कहा था ना जब कंफ्यूज हो गए तो हम आपके पास आएंगे। ये उनका बता रहे हैं, ये उनका बता रहे हैं, आप जरा कंफ्यूजन क्लियर करिए, ये क्या चल रहा है। और विजय सर इस पर बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि सर कहा यह जाता है ना कि जिससे महिलाओं का वोट उसकी जीत संभव, पक्की बल्कि, लेकिन ये आधी शक्ति को पूरी शक्ति कब? देखिए, आधी शक्ति पूरी शक्ति बनाने की कोशिश तो सब लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छी डिबेट एक्चुअली क्या है, दोनों विद्वान आपके पास प्रवक्ता आए, आलोक जी और सुधांशु जी, लेकिन दोनों को मिला लेंगे तो हिंदुस्तान की तस्वीर साफ हो जाएगी। होना क्या चाहिए था कि आलोक जी को भी याद रहता कि संदेश खली में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ और उस पर उनका क्या रिएक्शन है, और सुधांशु जी को भी याद होता कि मणिपुर में क्या हुआ और कैसरगंज में क्या हुआ। लेकिन वो क्या है, दोनों की याददाश्त में थोड़ा सा फर्क है। मैं जवाब दे दूं? जहाँ पर जिसकी सरकार होती है, एक बार मैं बोल देता हूँ, वुमेन रिजर्वेशन बिल की बहुत बात हुई यहाँ पर, क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात है। सुधांशु जी की सरकार ने वो बिल पास कर दिया, आलोक जी ने बताया कि राज्यसभा में पास कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि 2010 में राज्यसभा में जो बिल पास हुआ वो 2014 तक सरकार रहने के बाद लोकसभा में क्यों नहीं पास हुआ? क्योंकि सरकार बचाना जरूरी था महिलाओं को आरक्षण देने की बजाय। ठीक है, और वहाँ पर जो है 2023 में जब बिल पास किया सुधांशु जी ने, तो उसको जो ओबीसी का रिजर्वेशन की बात को लेकर बिल इतने साल से अटका हुआ था, उस पर चर्चा नहीं की और उस बिल को 2024 से नहीं लागू किया। अब वो बात कर रहे हैं 2029 की, लेकिन 2029 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब डिलिमिटेशन हो जाएगा सर, तो हम आएंगे 888 सीट हो जाएगी। उस टॉपिक में मैं बोल देता हूँ, हाँ। 888 सीट हो जाएगी तो पुरुषों के लिए 513 सीटें बची रहेगी। यानी पुरुषों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, महिलाओं का रिजर्वेशन हो तब भी। चंद्रचूड़ सर भी हमारे साथ हैं। और सर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि देखिए, महिलाओं को सशक्त तो करते रहेंगे, पहले खुद मजबूत हो जाएं और उनकी आड़ में, उनकी ओर। अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा पे जाए तो आप देखेंगे कि पिछले 5-7 वर्षों में उसके पहले के वर्षों के बनिस्बत कई सूचकांक पर आप देखेंगे प्रगति हुई है। उससे ज़्यादा जो मुझे लगता है कहना चाहिए वो ये है कि लगभग आज़ादी के बाद जितने भी विधायिका के लोग सदस्य बने, लगभग 56-57 हज़ार लोग उसमें आए, विधायिका के सदस्य हुए, और ये संसद और राज्य की विधानसभाओं की सदस्यता को मिलाकर मैं कह रहा हूँ। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज भी 2,000-2,500 से ज़्यादा महिलाएं उसमें नहीं आई। वी वॉन्ट टू नो फ्रॉम ऑल दीज women out here,
व्हाट डू दे थिंक ऑफ ऑल दिस? डू दी थिंग्स मैटर? ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक्चुअली कि नहीं? और जो आपको क्या लगता है कि ये जो वोटिंग गई है ये किस बेसिस पे विमेन ने वोट दिया, जो मैं पहले ही पूछ रहा हूँ. सो लेट्स गेट रिएक्शंस. ये कुछ हाथ ऊपर हो रहे हैं, सो लेट्स गो टू देम. नेम, सिटी एंड योर व्यू. प्लीज. हेलो सर, माय नेम इज़ तनीषा, मैं राजस्थान से हूँ. और जैसे कि आप दोनों ने बताया कि पास्ट में आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन मैं 19 इयर्स की हो गई हूँ, मेरी 1% इच्छा नहीं है कि मैं वोट करूँ, क्योंकि मुझे पता है ये जो अभी महिला सशक्तिकरण की जो बात आई है, चुनावों से जस्ट पहले आई है. चुनाव होने के बाद में सब खत्म. यहाँ पर एक भी लड़की नहीं है जो कि दिल्ली में एक भी लड़की नहीं है जो कि सुरक्षित महसूस करती हो. मेरे हाथ से दोपहर में 2 बजे हाथ से फ़ोन छीन लिया, और ऐसा बहुत लड़कियों के साथ. हर थाने में दिन की 20 से ज़्यादा कंप्लेन आती है. और मैं आज सुबह 5 बजे पीजी से निकली रन के लिए, और मुझे अपने साथ कटर रखना पड़ा. इतनी ज़्यादा अनसेफ हम लोग फील करते हैं. सेफ्टी की क्या बात कर रहे हो आप? एक दूसरे को ऐसे ब्लेम कर रहे हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया. क्या कर रहे हो? ये क्या करेंगे आप लोग? कुछ कर पाएंगे? और एक मिनट रुकिए. लाइक मैं कॉलेज के अंदर एम्पावर्ड फील करती हूँ. जैसे आपने बोला कि हम बहुत सारी पॉलिसीज़ लाए हैं, हमने विमेंस को इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, बट उसके बाद क्या? लाइक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे? द मोमेंट आई स्टेप आउट ऑफ मिरांडा एक डिफरेंट वर्ल्ड आता है, उसको कैसे फेस करें? कैसे? आपको क्या फर्क क्या लगता है? लाइक हैरेसमेंट, ईव टीजिंग, लाइक इतना नॉर्मल ये सब चीज़ें. ओह, ओके. एनीबडी एल्स? सर, आपने संदेश खली की बात करी थी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मणिपुर में इतनी रेपिंग हुई थी विमेंस की, बीजेपी गवर्नमेंट ने एक बार मुड़ के उसका जवाब नहीं दिया था. मैं बनारस से हूँ, मोदी गवर्नमेंट का संसदीय क्षेत्र है वो, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मणिपुर पे कोई बयान नहीं दिया. और सर, आपने बात कही थी कि हमारी गवर्नमेंट जब हुई तो 50% रिजर्वेशन हमने पंचायती राज में दिया. बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 50% रिजर्वेशन है. पोस्टर पे महिलाओं का फोटो छाप देने से रिजर्वेशन नहीं मिलती, उनका काम भी होना चाहिए. आगे महिलाएं, पीछे मर्द. हाँ. क्या है सर ये महिला की? वेरी वेरी गुड. जवाब दे दें? अब मुझे समझ आया कि ये मिरांडा हाउस क्यों है और इसका इतना नाम क्यों है. मैं जवाब दे दूं मणिपुर पे. सर, एक महिला आरक्षण बिल जो एक मणिपुर पे 3 लोग पूछ चुके हैं. ठीक है, ये भी पूछ चुके ठीक हैं. है. इनका जवाब के बाद लेट अस डिस्कस ये बेटा जानकारी लेके बोलना चाहिए. अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पे लाया गया था और उस पे 1 घंटे से अधिक प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया था. मणिपुर पे राजनीति क्या होती कि मणिपुर को लेके दिल्ली में संसद नहीं चलने दी गई. कहा गया जब हम बहस के लिए तैयार थे, रोक दिया गया राज्यसभा में, बहस नहीं करेंगे, नियम 267 के तहत करेंगे. अरे भाई, इस नियम के तहत करो या उस नियम के, नहीं, नियम 267 इसलिए कि सारा काम रोक के करना है. चलो कोई बात नहीं. जब दिल्ली एनसीटी बिल आया, नहीं, अब वो काम पहले कर लेते हैं, मणिपुर बाद में करेंगे. अब हो गया ना, राजनीति आगे, मणिपुर पीछे. अब आप आइए. इन लोगों ने मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाए. नियम 267 में जवाब देता संबंधित मंत्री यानी गृह मंत्री, नहीं, प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए. और डिजिटल डाटा का जमाना है, जाके देख लीजिए. विपक्ष ने 5% नहीं बोला मणिपुर पे, सिर्फ राजनीतिक बातें की मणिपुर पे लाए गए विश्वास प्रस्ताव पे. और जब प्रधानमंत्री जी बोलना शुरू हुए तो विपक्ष छोड़ के भाग गया. वेरी हॉट दिल्ली, जहां पे बहुत गर्मी है, ना सिर्फ टेम्परेचर की लेकिन जो डिबेट के लेवल की भी, और वो गर्मी लेके आए हैं इस देश के यूथ. मिरांडा हाउस में हम हैं और यहाँ पे कमाल की डिस्कशन हो रही है. और एक सर प्रैक्टिकल मुद्दे पे अब जाते हैं, जो एक्चुअली तो इधर पे आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, ये तो नॉन स्टॉप चलता रहेगा. एक है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, जहाँ पे दोनों तरफ से सहमति आई है. वेरी रेयर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एग्री कर रहे हैं किसी चीज़ पे. इस पे किया है, लेकिन ये बड़ा अनयूजुअल सा बिल है. नॉर्मली जब रिजर्वेशन आती है तो इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो जाती है किसी भी और चीज़ में. इसमें कोई अलग ही प्रोसेस है. वो क्या है, पहले तो हम सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से समझते हैं. आपको क्या लगता है ये सही है प्रोसेस? एंड देन उसके बाद जो एक्चुअल वुमेन है, जो इस वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को कैसे देखते हैं? डू दे सी दिस एज अ बिग स्टेप? डू दे सी दिस एज कि कुछ ऐसे बस पॉलिटिकल अनाउंसमेंट है? वन बाय वन विल गो एंड देन विल गो टू द एक्सपर्ट्स. तो सर अब बताइए. छोटा सा उत्तर दे देता हूँ चेतन जी. एक वुमेन, सर वो सरकार में अभी तो हैं, अब अगले महीने सरकार पता में नहीं. विपक्ष को बुलाया ही क्यों था? मैं इसलिए, बारी बारी से चलने दो ना. आप बोल लो सर. बारी बारी से चलने दो ना. फिर हम जवाब दे देंगे. सॉरी, हमारा तो नारा ही है डरो मत. रिजर्वेशन बिल पर ही बोलिएगा. वुमेन रिजर्वेशन बिल 2021 में हमारे यहाँ पर जनगणना होनी थी, क्यों नहीं हुई अभी तक? पूरे विश्व में 50 देशों ने कराई. कोरोना गए आज लगभग 3.5 साल हो गए. क्यों नहीं होती जनगणना? क्यों नहीं कराई आप लोगों ने? क्योंकि आपको केवल वुमेन रिजर्वेशन बिल का राजनीतिक फायदा लेना था. महिलाओं की सशक्तिकरण से आपका कोई लेना देना नहीं था.
तमाम बीजेपी के प्रवक्ता महिला सशक्तिकरण में भी हिंदू और मुसलमान लेकर आते हैं कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छिन जाएंगे, इसलिए मुझे वोट दे दो। शर्म आती है ऐसे लोगों पर। सर अब जवाब दे दूं भाई। सर क्योंकि हम एक स्पेशल चलिए, विमेंस ठीक है, वो मुझे जो पता है, विमेंस वो बिल मुझे जो difficult है होगा। अब आते ये हैं गेम women चेंज, ये reservation। बहुत गेम चेंजर हो वुमेन सकता है। रिजर्वेशन में बताता हूं, इनका जो वुमेन रिजर्वेशन बिल था, जाके जरा उसका ड्राफ्ट देखिएगा, क्या जबरदस्त चाल चली थी पूरे देश की पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म करने की। उन्होंने कहा था कि वुमेन्स के लिए 1/3 कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व होगी और अगली बार वो बदल जाएंगी। मतलब जो भी सांसद बनेगा, वो स्त्री हो या पुरुष, उसे पता अगली बार तो मुझे यहां से लड़ना नहीं, तो वहां कोई काम ही नहीं करेगा, क्योंकि नेक्स्ट बार तो रोटेशन में बदल जाएगी। जबकि होता क्या है, जैसे SC ST के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो 25 साल तक रिजर्व रहती है ना, तो जो काम कर रहा है उसे मुझे पता है कि मैं लगातार काम करूंगा और मुझे यहां काम करने का मौका मिलेगा। हम जो रिजर्वेशन बिल लाए, हमने कहा 15 साल रहेगा, यानी कोई काम करेगी महिला तो उसे पता है कि अगले 3 बार तक ये महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी रहनी है। इनकी वो थी कि हर बार बदल जानी है, वो वास्तविकता में ये था कि स्टैब्लिश लीडरशिप को खत्म करें, ताकि इनकी जो फेक लीडरशिप क्रिएटेड थी, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर सामने रख के और दूसरी वाली, वो चलती रहे। और दूसरा, मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने जमीन पे काम करने वाली महिलाओं से लेके, मुद्रा योजना से लेके, शौचालय से लेके, नल से घर तक से लेके, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज से लेके, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का हुआ, संसद में नई संसद का पहला नियम था। तो हमने टोटल इंपावरमेंट किया, इसीलिए मैंने स्टार्टअप इंडिया का भी उदाहरण दिया, जहां हमने हर बैंक को कहा, तो हमने टोटल इंपावरमेंट टॉप टू बॉटम करने का प्रयास किया। इनकी तरह नहीं कि केवल एक दिखावा किया और अपना काम पूरा करने में हमने सफलता हासिल की। सुधांशु जी, बच्चे बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो थ्रू दी एक्सपर्ट्स, उसके बाद हम बच्चों को लास्ट वर्ड्स देंगे। तो एक्सपर्ट्स, आपको क्या लगता है, ये जो बोल रहे हैं, ये अपनी अपनी जगह सारे सही हैं, या ये इस वक्त चुनाव का मौसम है तो थोड़ा अलग हो रहा है? सही मानसिकता से, सही सोच से राजनीतिक दल, जैसे यूके में लेबर पार्टी में आप देखेंगे ऐसा हुआ, तो अगर राजनीतिक दलों में इनका स्थान बनेगा तो मुझे लगता है कि जो अब वो सत्ता में आएंगी तो women when they decide better and they decide more responsibly। विजय जी, मैं आपसे एक स्पेसिफिक पूछना चाहता हूँ, ये जैसे जो किसी एक स्टूडेंट ने भी पूछा था कि एक विमेन के लिए रिजर्वेशन होती है, लेकिन वो विमेन क्या ट्रूली में उसे एम्पावर किया जा रहा है, या फिर वो फला फला की बेटी, फला फला की वाइफ के तौर पे वो ब्रांड किसी मर्द की ब्रांड का ही वो एक्सटेंशन है? एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, दिल्ली में हैं, हर जगह हैं। बिल्कुल ठीक बात आप चेतन जी कह रहे हो, बच्चियों ने भी बहुत अच्छी बात ये कही है, लेकिन वो फर्स्ट फेज है। मैं समझता हूँ कि ऐसा होगा ही, क्योंकि जब वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे, या जैसे पहले हमने SC ST के लिए एम्पावरमेंट किया, तो जो पावरफुल लोग हैं फर्स्ट फेज में वो आगे आएंगे, उसके बाद लगातार आगे आएंगे। आज जो महिलाएं सांसद बन रही हैं या विधायक बन गए, या उससे नीचे के लेवल पर लोकल बॉडीज में जो आ रही हैं, उसमें बहुत बदलाव आया। और 20 साल पहले मैं देख रहा था कि प्रधान पति होते थे, प्रधान सरपंच पति होते थे, अब उसमें बदलाव लगातार आ रहा है और वो बदलाव होगा। और ये जो मिरांडा में बैठे हुए हैं आप लड़कियां, इनको कोई रोक सकता है? इनके पीछे कोई प्रधानपति हो सकता है? लेट्स गो टू द गर्ल्स। इंडिया कॉम्प्लिकेटेड जगह है, वुमेन्स एम्पावरमेंट कॉम्प्लिकेटेड इशू है। आपका वोट, अभी तो आप बिल्कुल इलेक्शन मोड में हो, आपको वोट देना है या दे चुके हो गए या जो भी है, तो कैसे, क्या सोचते हो आप? हाउ डू यू सी ऑल दिस, ये जो डिस्कशन है, और आप अपना वोट फाइनली क्या बेसिस पे देते हो? हेलो सर, मेरा नाम दीक्षा पांडे है, मैं उत्तर प्रदेश के ज़िले सिद्धार्थनगर से हूँ। सर, सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि आप लोग लाख झुनझुने बजा लीजिए विमेन एम्पावरमेंट के नाम के कुछ वोट के, कुछ इलेक्शन के कुछ दिन पहले, लेकिन हकीकत यही है कि आज भी रात को 9 बजे निकलते हैं जब, तो हम डरते हैं। हम ग्रुप में निकलने की बात कही जाती है हमसे, या फिर माता पिता हमें निकलने नहीं देते, हम 10 बार सोचते हैं। तो ये सब की बातें तो मुझे अब समझ नहीं आ रही हैं। और दूसरा सवाल मेरा सुधांशु सर से है कि सर, क्या आप किसी महिला को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर आगे लाएंगे, और होम मिनिस्ट्री जैसे इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो क्या किसी विमेन को मिलेगा इस बार या अगली बार? ठीक है, अच्छा, महिला आरक्षण पर कोई सवाल किसी का उठ जाइए, नाम बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम श्रेया सिंह है, मैं बनारस से हूँ। और सर, मेरा ये सवाल था कि जो महिला एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, तो ये सच बात है कि जब हम बेस पे बात करते हैं तो भले ही आप कहते हैं कि नहीं 44% रिप्रेजेंटेशन है 44% की, लेकिन जब हम देखते हैं वो 44% किस तरीके से है, तो वो बात सही है कि जो एक मतलब पंचायत का कोई सदस्य तो है जो वो मतलब हमारे लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन असल में कौन कर रहा है? उनका पति कर रहा है। वो
सिर्फ साइन कर रही हो, उनकी साइन भी ऐसी है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो साफ साफ समझ में आता है। कोई भी सवाल ठीक है, पूछ लीजिए पर आप आज। लोग अपना वोट, हाउ आर यू वोटिंग? जब आप सवाल। वोट देने जाते हो, आप बैलेट बॉक्स के अंदर जाते हो, क्या सोचते हो? तो मुझे लगता है, मैं पर्सनली ये सोचती हूँ, जब आज के हालात देखती हूँ, महिला पहलवानों की जो स्थिति देखती हूँ, मणिपुर में जो हुआ, फिर हाथरस में जो हुआ, फिर बनारस में जो हुआ, उसके बाद तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं बढ़ चढ़ के भागीदारी लूँ। शिरिन, आप बोलिए, आपको क्या लग रहा है ये सब देख के? आप भी एक वुमेन हो, आप भी एक वर्किंग वुमेन हो, और ये सारी लड़कियां आपको रोल मॉडल की तरह देखती होंगी, आप इनको क्या कहना चाहोगे? चेतन, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्त है तभी वो आज यहाँ है। ये लड़कियां अपने घर से निकलकर अगर पढ़ रही हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये उस राह में आगे बढ़ रही हैं। मैं अगर एक छोटे से शहर से निकलकर यहाँ आई हूँ, तो इसका मतलब मैं सशक्त हुई हूँ। और ये मुमकिन तभी है जब हमारे देश की सरकारें और हमारी नीतियाँ हमें सपोर्ट करें। बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है। मुझे लगता है वो शक्ति, वो ताकत हम सब में होती है। और एक टाइम था शिरिन, जब मैं छोटा था ना, जब मैं भी दिल्ली का ही हूँ, तो हम सोचते थे मिरांडा हाउस बड़ा पॉश कॉलेज है, यहाँ सिर्फ साउथ दिल्ली की लड़की आती है। मैं आज आगरा, गोरखपुर, बनारस, कहाँ से यहाँ पे, लाइक इंडिया की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के यहाँ पे लोग हैं। एंड दैट जस्ट शोज कि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आ रहा है। बहुत सारा काम अभी बाकी भी है, और ये बात क्लियर हो गई कि विमेन वोटर बहुत ज़्यादा है और उनका वोट बहुत मैटर करता है, और उनके कुछ बड़े स्पेसिफिक मुद्दे हैं जो बोथ पार्टीज को सुनना पड़ेगा। और एटलीस्ट लगता तो है कि दे डू ट्राई टू एड्रेस देम। दोनों उन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं, उसको ऐसे फ्रिवलस नहीं लेते। हो सकता है काम बाकी हो, काम चालू रहेगा,